गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे चैप्टर को प्रोसीड करने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेपरेशन बाय इवापोरेशन। ठीक है, तो इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन इज यूज टू सेपरेट ए सॉलिड सब्सटेंस दैट हैज़ डिजॉल्व इन वाटर और इन एनी लिक्विड। इवापोरेशन के बारे में पहले भी चर्चा हो चुका था। हम उस टेक्निक का यहाँ इस्तेमाल करेंगे जो क्या होता है, लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि मिक्सचर को हीट करते हैं, और हीट करने से क्या होगा, लिक्विड पार्ट आपका इवापोरेट हो जाता है और सॉलिड रेसिड्यू के रूप में आपके कंटेनर में बच जाता है। ठीक है, जिससे हम उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है द कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। दिस इज डन एज फॉलोज। द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर इज टेकन इन ए चाइना डिश, ओके, and heated gently by using a burner. बात समझिए, the water present in salt solution will form water vapor and escape into the atmosphere, और जिससे हमको क्या मिल जाएगा? कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा। ये आपका बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। तो ये जो इवापोरेशन का है, हम लोग सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। समझ गए बात को? अब when a sugar solution is evaporated carefully, then water is eliminated and solid sugar is left behind, जो आपके नीचे लिखा हुआ है। तो इससे आप क्या समझे कि चीनी और पानी के घोल को और नमक और पानी घोल को हम इवापोरेशन से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। फिर लिखा है वी कैन ऑल्सो सेपरेट कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ओके, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब पानी में डिजॉल्व करके बनाए हैं, तो वो कॉपर सल्फेट भी हमको मिल सकता है जब हम उसको इवापोरेट करेंगे। ठीक है, ओके। इवापोरेशन देखिए, ब्लैक लेटर में जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं। इवापोरेशन इज यूज फॉर रिकवरिंग डिजॉल्व सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर्स और बट द लिक्विड इटसेल्फ कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय दिस मेथड। दिस लिक्विड वेपोराइजेज एंड गेट लॉस्ट टू द एयर। तो इस टेक्निक से क्या होता है, हमको उसमें जो डिजॉल्व सॉलिड है वो तो मिल जाता है, लेकिन लिक्विड हमको वापस नहीं मिल पाता, वो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ दिया, द ब्लू इंक जो है फाउंटेन पेन में जो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ए लिक्विड मिक्सचर। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। दिस डाई इज़ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द इंक. We can separate the colored component of ink by the process of evaporation. Please note that evaporating ink, we do not heat the china dish containing ink directly over the flame, as we did in the case of salt solution. This is because the dye obtained from the ink can decompose ओके। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि हाँ, हम लोग जो दिस इज़ बिकॉज डाई ऑब्टेन फ्रॉम इंक कैन गेट डिकम्पोज बाय द हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट हीटिंग द बर्नर। तो अभी क्या समझाए थे आपको कि इवापोरेशन मेथड से अगर डाइज को अलग करना होगा किससे? इंक से, तो हम उसको डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हीट की वजह से इंक का जो कंपोनेंट है वो डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे रखते हैं इसको? इट इज़ डन बाय यूजिंग वाटर बाथ। वाटर बाथ कैसे लेते हैं ये आप देखिए आगे के डायग्राम में, जो आपको क्लियर हो जाए। ओके, चलिए। तो वी यूज़ वाटर बाथ फॉर a simple water bath can be made by filling what beaker half with water. We will now describe the experiment to obtain dye from the ink. अब एक नए तरीके का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हम लोग एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक। ओके, चलिए
तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने कैसे इंक को गर्म कर किया जा रहा है। सबसे पहले पानी को उबाला गया और पानी को उबालने से जो स्टीम आ रहा है, स्टीम की हीट से हम लोग इंक के कंपोनेंट्स को हीट करते हैं। तो क्या होगा, जो इंक में जो भी वाटर प्रेजेंट है वो इवापोरेट हो जाएगा और हमारे पास सॉलिड डाई बच जाएगा। तो यही आपको समझाया ना कि अगर हम इसको डायरेक्टली हीट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। डायरेक्टली हीट अगर करेंगे तो ये जो इंक डाइज जो कंपोनेंट है वो डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक है, अब रहा बात आगे की प्रोसेस में हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे वी हैव जस्ट डिस्कस द सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। In evaporation, we have to heat the solution to dryness, so evaporation gives us the solid substance in the form of powder. Moreover, in any impurities present in the dissolved solid substance, the same will also be present when it is recovered by evaporation. ये बात ध्यान रखिएगा, evaporation से हमको प्योर सॉलिड नहीं मिलेगा, हमेशा अगर उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो हमें इम्प्योर सॉलिड मिलेगा। ओके, तो किसी भी लिक्विड मिक्सचर से अगर आपको प्योर सॉलिड चाहिए तो हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को करना पड़ता है। किस प्रोसेस को? क्रिस्टलाइजेशन को। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो कैसे होता है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, क्रिस्टलाइजेशन में हम करते क्या, हम आपको पहले आइडिया दे देते हैं। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पहले तैयार करते हैं, फिर उसको ठंडा होने छोड़ देते हैं। जब वो ठंडा होगा तो क्या होगा, आप पढ़ चुके हैं कि जब जैसे सॉल्यूशन कूल होता है उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो जो एक्सेस सॉलिड उसमें प्रेजेंट है वो क्रिस्टल बन के क्या होगा, सॉल्यूशन से बाहर आना शुरू होगा। तो जब ये सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा उस स्थिति में, तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपने क्रिस्टल मॉलिक्यूल को ही अरेंज करेगा, जो इम्प्योरिटीज़ है उसको अपने साथ नहीं लगेगा। तो इम्प्योरिटीज़ कहाँ रह जाएगा, सॉल्यूशन में रह जाएगा और आपका सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, इसी पे आपको एक प्रोसेस जो दिया है क्रिस्टलाइजेशन, ध्यान दिया हुआ ना, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो 6 स्टेप है, ये स्टेप्स आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला स्टेप हम आपको बोले, द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस को डिजोल्व कराते हैं इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज फिल्टर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, उसको फिल्टर कर लिए। The clear solution is heated gently on a water bath till a concentrated solution or a saturated solution is obtained. This can be tested by dipping a glass rod in hot solution from time to time. When a small crystal from the glass rod form on the glass rod, the solution is saturated. तो मतलब उस सॉल्यूशन को हम जेंटली हीट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से नहीं, धीरे धीरे हीट कर रहे हैं, तो पानी धीरे धीरे इवापोरेट होगा। तो एक समय आएगा कि वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा और उसको चेक करने के लिए हम लोग ये जो क्या कहता है, अपने एक ग्लास रॉड को डिप करेंगे। उस ग्लास रॉड पे अगर क्रिस्टल जमा होने लगा तो समझ लीजिए सैचुरेशन लेवल पर आ चुका है। अब इस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा होने देंगे, तो हम क्या पाएंगे, थोड़ी देर के बाद द क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म। इम्प्योरिटीज़ कहाँ रह जाएगा, सॉल्यूशन में रह जाएगा। नाउ सेपरेट द क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड बाय द फिल्ट्रेशन एंड ड्राई। आप इस 6 स्टेप आप लिख सकते हैं अच्छे से क्रिस्टलाइजेशन के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है, टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले 10 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट को किसमें मिनिमम अमाउंट वाटर में डिजोल्व करा दिया गया, उसका फिल्टर कर लिया गया। तब क्या किया गया है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जेंटली हीट किया जा रहा है, डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं, वाटर बाथ से, मतलब वाटर को बॉयल किया गया, उसके स्टीम से हम उसको हीट किया जा रहा है। तो वहाँ लिखा भी हीट द कॉपर सल्फेट जेंटली ऑन ए वाटर बाथ। इस मैकेनिज्म को हम लोग वाटर बाथ करते हैं। तो जब आप वाटर बाथ बोलिएगा तो ये सारा प्रोसेस अपने आप आ जाएगा, आपको अलग से ये नहीं बोलना पड़ेगा कि पानी को गर्म करेंगे तो स्टीम आएगा, उससे हीट होगा। जस्ट अ वर्ड यू हैव टू यूज़ अ वाटर बाथ, वाटर बाथ में सब इंक्लूड हो जाता है। तो यह टू इवेपोरेट वाटर एंड ऑब्टेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस कैन बी टेस्टेड। आपको बता ही दिया गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए हम लोग हीट करेंगे और इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, वो रॉड
रॉड को डालेंगे, अगर उस पर डिपॉजिट्स हो रहा है तो सैचुरेटेड हो गया। अब इसको ठंडा होने देंगे, ठंडा होगा तो फिर क्या होगा, जो एक्सेस कॉपर सल्फेट है वो खुद ब खुद सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा और इम्प्योरिटीज़ क्या रह जाएगा, अंदर में रह जाएगा। ओके, अब इस क्रिस्टल को आप अलग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन बेटर टेक्निक है इवापोरेशन की तुलना में, क्यों? ये दोनों बात आप ध्यान में रखिएगा कि some solid decompose or get charred on heating to dryness during evaporation. There is no such problem in crystallization. Crystallization में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और दूसरा, soluble impurities do not get removed in the process of evaporation, but such impurities gets removed in crystallization. दोनों बात आपने देख लिया कि अगर इवापोरेशन में जाते हैं तो सब्सटेंस के डिकम्पोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि ऐसा क्रिस्टलाइजेशन में नहीं होता है। दूसरा बात क्या रहा कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्या होता है, डू नॉट गेट रिमूव्ड इन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो इवापोरेशन में आपने देखा था इम्प्योरिटीज़ उसी में रह जाता है, बट क्रिस्टलाइजेशन में इम्प्योरिटीज़ को हम लोग अलग कर पाते हैं। अब ये देखिए एक टेक्निक और है क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ वेरी गुड टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग वी कैन सेपरेट टू डिजॉल्व सॉलिड्स विच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। तो क्रोमेटोग्राफी के लिए सबसे पहला बात क्या होता है कि जो सॉलिड, दो या दो से अधिक सॉलिड सब्सटेंस होगा वो डिज़ोल्व होगा किस में, एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, और वो ट्रेसेस अमाउंट में, मतलब कम अमाउंट में होंगे, तब हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट the two substances are soluble in the same solvent but their solubilities may be different। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सब्सटेंस तेज़ी से घुलेगा उस सॉल्वेंट में और दूसरा सब्सटेंस धीरे घुलेगा इस सॉल्वेंट में। तो ये दो प्रॉपर्टी है, दो चीज़ है जो कि अगर प्रेजेंट है तभी आप क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। पहला, अगर पूछेगा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड क्रोमेटोग्राफी, तो यही लिखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि द सॉल्युबल जो सॉलिड पार्टिकल्स है दैट शुड बी प्रेजेंट इन ट्रेसेस अमाउंट एंड देयर सॉल्युबिलिटी मस्ट डिफर। आप ये दो पॉइंट चाहे तो अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, याद करने में सही रहेगा। मैं फिर बोलता हूँ, दो बात क्या बोले हम। सबसे पहला बोले कि द सॉल्यूट सब्सटेंस शुड बी इन ट्रेस अमाउंट एंड द डिफरेंट सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन ए सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, मतलब सम डिजॉल्व फास्टर एंड सम डिजॉल्व स्लोअर। ओके, तो अभी हम लोग जो इस टेक्निक में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे क्रोमेटोग्राफी का बहुत सारा टाइप्स का होता है। तो क्लास 9th में आप लोग को पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है। ओके, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक इंक के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। किसके थ्रू, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। तो ये आपका तरीका है करने का। पहले तो आप देखिए पिक्चर नंबर ए, एक थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर आप लेंगे और स्टेप देखिए, स्टेप आपको लिखना भी है कॉपी में, ठीक है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं पूरा स्टेप के साथ। ड्रॉ ए पेंसिल लाइन ऑन इट अबाउट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो नीचे से ऊपर देखिए क्या किया, एक पेंसिल लाइन ड्रॉ कर दिया। ए नंबर पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। और पेंसिल लाइन जहाँ ड्रॉ की है वहीं पर एक स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक डाला जाता है, जो पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप एट द सेंटर ऑफ द पेंसिल लाइन। ओके, लेट द इंक ड्राई। अब इंक को सूखने दीजिए यहाँ पर। अब क्या किया गया, पिक्चर के अनुसार देखिए, इस फिल्टर पेपर को हम लोग एक जार में रखते हैं जो वाटर कंटेन करता है, और ये जो पेपर है उसको ग्लास रॉड से सेलो टेप के यूज़ करते हुए फिक्स कर देते हैं। इस फिल्टर पेपर को पानी में डिप करते हैं, ठीक है, ये स्टेप 3 है। तो पानी में जब डिप किए तो इस बात को ध्यान रखें हैं कि जो लाइन होना चाहिए वो देखिए पानी के ऊपर होना चाहिए, हैवी। ओके, ये हुआ बी नंबर। अब सी में क्या होगा कि जैसे जो भी आपका पेपर होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होता है जिसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। पानी जो है धीरे धीरे क्या होगा, राइज करेगा ऊपर की ओर। ऐसा आप ऑब्जर्व किए होंगे कि वो अगर कागज़ का एक पार्ट भीगता है तो वो ऑटोमेटिकली सब जगह फैलना शुरू होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन, ठीक है।
उस कैपिलरी एक्शन की वजह से हमारा जो वाटर है वो इस क्या होगा, फिल्टर पेपर में धीरे धीरे ऊपर राइज करेगा। तो जैसे ही वो वाटर जो है ये इंक के कांटेक्ट में आएगा तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पानी में जल्दी डिज़ोल्व होगा तो वाटर के साथ सबसे पहले राइज करेगा और फिल्टर के सबसे ऊपरी भाग में अपना डिपोजिशन शो करेगा। ओके, जैसे अगर इसमें देखा जाए तो रेड कलर जल्दी डिजोल्व हो रहा है तो रेड कलर कहाँ मिलेगा, हमको टॉप पार्ट में मिलेगा। जो स्लोअर डिजोल्व होगा तो बाद वो क्या होगा, वाटर के साथ तो राइज करेगा बट आफ्टर रेड, तो वो धीरे वो कहाँ आएगा नज़र, वो उसके नीचे नज़र आएगा। और जो सबसे स्लोअर डिजोल्व होगा वो सबसे नीचे नज़र आएगा। बात समझ गया आपको? तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अलग अलग कंपोनेंट जो अगर सॉल्युबिलिटी अलग अलग है तो उसको हम अलग कर सकते हैं। किस तरह से? पेपर क्रोमेटोग्राफी से। ओके, बाकी स्टेप्स आपके बुक में दिए हुए हैं, हम उस स्टेप्स को आपको पहले ही समझा दिए। ये सारा बात जो हम बोले लिखा हुआ है सारा बात। पॉइंट नंबर 4 आप समझ सकते हैं, फिर से आप पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए। द वाटर ग्रेजुअली राइजेज अप द फिल्टर पेपर बाय द कैपिलरी एक्शन, मैंने पहले भी जिक्र किया था इसका, ठीक है। बाकी और एज द वाटर मूव्स अप द पेपर स्ट्रिप इट टेक्स along the dyes present in the ink. The dye, which is more soluble in water, dissolves first and rises faster and produces a colored spot on the paper at a higher position. ये सब बातें नहीं समझा दी, ये तो सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप समझ गए इस चीज़ को। ये रहा क्रोमेटोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है इन केमिकल एनालिसिस। इट इज़ ऑल्सो सेपरेट, इट इज़ यूज टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का सबसे पहला एप्लीकेशन तो आप खुद ही किए, आप सॉल्यूशन जो कलर्ड सब्सटेंस है उसको हम अलग कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन से। दूसरा है फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में यहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे ब्लड में, आपके ब्लड में पॉइजन्स का ट्रेसेस जो पाया जाता है या स्टमक में आपको पॉइजन्स मिलते हैं, तो ये सब जो सेपरेट किया जाता है वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज करके हम लोग सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्रोमेटोग्राफी का कहाँ इस्तेमाल करते हैं? केमिकल रिएक्शन में अगर छोटे कुछ ट्रेसेस अमाउंट में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उसको अलग करने में इस्तेमाल किया जा सकता है फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन। ओके, ये जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है। अभी तक देखिए जो भी पढ़े, इवापोरेशन, क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, और अब जो पढ़ रहे हैं वो है डिस्टिलेशन। ये सब में क्या होता है, डिज़ोल्व या फिर क्रोमेटोग्राफी, सब में हम क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व सॉलिड सब्सटेंस जो प्रेजेंट है उसको अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हमको सॉलिड सब्सटेंस तो मिलता है और जो लिक्विड है वो भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड प्योर फॉर्म में मिलता है। देखिए क्रिस्टलाइजेशन में हमको सॉलिड प्योर फॉर्म मिलता था और डिस्टिलेशन में हमें जो लिक्विड मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक लिक्विड। क्लियर हो गया? तो डिस्टिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लिक्विड को हीट किया गया वेपर में और वेपर को कूल करके फिर लिक्विड बनाया गया। तो इसमें क्या होता है, द लिक्विड ऑब्टेन्ड कंडेंसिंग द वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेट। वेपर को ठंडा करके जो लिक्विड आप अपटर्न करते हैं उसको डिस्टिलेट करते हैं। ओके, फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बोथ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन हैज़ टू बी यूज्ड। इससे क्या समझ में आया, अगर हमको सॉलिड भी चाहिए और लिक्विड भी चाहिए किसी भी मिक्सचर से, तो उस स्थिति में हमको डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, सॉलिड मिल जाएगा और लिक्विड भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत ही नॉर्मल डिस्टिलेशन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। सॉल्ट वाटर को हम लोग अलग करें, एक तरीका आपने देखा था सॉल्ट वाटर अलग करने का, कौन सा, इवापोरेशन। एक तरीका आप यहाँ देख रहे हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। इसमें आप क्लास को पढ़िए बहुत अच्छे से। ये सॉल्ट वाटर मिक्सचर का सॉल्यूशन है, इसे हीट किया गया, पानी वेपोराइज हुआ। ओके, वेपोराइज होने के बाद यह एक कंडेंसर से वेपर पास करेगा और ठंडा होकर देखिए दूसरी तरफ बीकर में पानी कलेक्ट हो रह जाएगा और इस बीकर में जो आपका फ्लेम के ऊपर रखा है नमक बच जाएगा।
तो आप अलग कर लिए इसको, पानी को भी और नमक को भी, ठीक है, और दोनों आपको मिल गया। ओके, ठीक है। अब देखिए लिखा है ना, प्योर वाटर और डिस्टिल वाटर जो होता है वो हमको किससे मिलता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर इन मेनी कंट्रीज। बहुत सारे देशों में, सऊदी अरबिया में भी पानी को, समुद्र के पानी को, या फिर जहाँ समुद्री पानी अवेलेबल है तो समुद्र के पानी को बॉयल किया जाता है, उसके बाद जो वेपर बना उसको ठंडा करके फ्रेश वाटर को बनाया जाता है, ठीक है। नाउ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, तो इसमें आपको 2 चीज़ पढ़ना होगा, है ना, सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। बात क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग जो आज के क्लास में देख रहे हैं ये सेपरेशन बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं, तब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। ओके, देखिए सेपरेशन बाय अ सेपरेटिंग फनल, अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, ठीक है। 2 इमिसिबल लिक्विड को अगर हम सेपरेट करना चाहेंगे तो सेपरेटिंग फनल का यूज कर सकते हैं। इमिसिबल का मतलब उसमें घुलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आप आइए डायग्राम पे अगर हम देखेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग सेपरेट करने जा रहे हैं ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को। तो देखिए ऑयल क्या होता है, वो पानी से हल्का होने की वजह से वाटर के ऊपरी सरफेस में होगा और एक लेयर बना लिया, ठीक है। और हैवियर लिक्विड जो वाटर है वो बॉटम पर है, तो एक जोन ऑफ सेपरेशन तो बन गया इसका। नीचे स्टॉप कॉक को आप खोलेंगे तो पानी जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप वाइज नीचे आएगा। तो जैसे ही ये जोन ऑफ सेपरेशन कॉक के पास पहुँचेगा, हम कॉक को बंद कर देंगे तो हमारा लिक्विड अलग हो जाएगा और ऑयल अलग हो जाएगा। तो ये जितना डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है उसको आप बनाइएगा सेपरेशन वाले को, ठीक है। बिकॉज पिक्चर स्पीक्स मैनी थिंग। ओके, लैंग्वेज में अगर आप एक आध एरर भी करते हैं तो पिक्चर क्लियर है तो यू विल गेट योर मार्क्स। समझ गए बात को। यहाँ लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन तो बुक में बहुत अच्छे से दिया रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन, ये आप पढ़ सकते हैं, व्हेन द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड केरोसिन इज पुट इन सेपरेटिंग फनल इट फॉर्म्स 2 लेयर। मैंने समझा ही दिया। वाटर हैवियर होगा तो नीचे रहेगा और केरोसिन ऊपर रहेगा। स्टॉप कॉक को जैसे ही ओपन करेंगे, द लोअर लेयर ऑफ वाटर कम्स आउट फर्स्ट एंड कलेक्टेड इन बीकर। व्हेन द वाटर लेयर हैज़ कम्प्लीटली रन ऑफ देन द स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड। कंप्लीट। जैसे ही पानी नीचे आ गया, स्टॉप कॉक को बंद कर दीजिए तो केरोसिन कहाँ रह जाएगा, फनल में रह जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ आपका काम खत्म। तो आप देख सकते हैं सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स एंड ऑयल एंड वाटर हैव डिफरेंट डेंसिटी। यह 2 मैकेनिज्म मतलब प्रिंसिपल है जिसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल का। पहला ये कि जो 2 लिक्विड होना चाहिए वो इमिसिबल होना चाहिए और दोनों के डेंसिटीज अलग होनी चाहिए, तभी वो सेपरेट लेयर बना पाएगा। तो इतना हम समझ गए होंगे आप लोग। काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा अगर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका इस क्लास के बाद होगा, ठीक है। इतना समझिए, फिर कोई डाउट्स हुआ तो कल पूछेंगे, ठीक है। डायग्राम जो कहा गया है, जैसे आपको क्रोमेटोग्राफी का पूरा बनाना होगा, स्टेप लिखना ही होगा आपको। क्रिस्टलाइजेशन में भी आपको स्टेप्स, आपको कॉपर सल्फेट का विथ डायग्राम बनाना है। ये सारे होमवर्क हैं, ध्यान में रखिए, सब बनाइएगा अपने नोटबुक में। ओके, और डाउट्स होगा तो पूछिएगा, सर और भी कुछ छूट गया है तो हम बता देंगे उसमें। दैट्स इट, थैंक यू।